कि अपने व्यक्तित्व को तराशने के लिए सिर्फ एक ही चीज की जरूरत होती है, वो होती है आपकी मेहनत और लगन। तो उठिए और मेहनत और लगन से अपने कर्म के साथ काम कीजिए। नमस्कार, एक नई सुबह की शुरुआत के साथ हम हाजिर हैं नए तेवर और नए कलेवर को लेकर नया सवेरा के इस बेहद खास अंक में। मैं हूं आंचल गुलाटी गुंबर और अगले 1 घंटे में हम जानेंगे देश और दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें। तो आइए सीधे सबसे पहले रुख करते हैं इस वक्त की सुर्खियों का। बिहार में मतदाता पुनरीक्षण अभियान तेज। अब तक 86.32% फॉर्म जमा। 1 अगस्त को प्रकाशित होगी फाइनल ड्राफ्ट लिस्ट। ईरान की यात्रा करने वाले भारतीय नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी। भारतीय दूतावास ने कहा, ईरान की गैर जरूरी यात्रा करने से पहले मौजूदा स्थिति पर करें विचार। बांग्लादेश में सत्यजीत रे के पैतृक घर गिराए जाने पर भारत सरकार ने जताई गहरी चिंता। संपत्ति के संरक्षण के लिए सहयोग की पेशकश। कहा, घर के संरक्षण और पुनर्निर्माण पर विचार करे सरकार। अंतर्राष्ट्रीय खबरों में ट्रंप ने रूस में डीप स्ट्राइक के दावे पर लिया यू टर्न। कहा, यूक्रेन को मॉस्को को नहीं बनाना चाहिए निशाना। रूस और यूक्रेन के बीच भीषण संघर्ष जारी। खेल की खबरों में भारत और इंग्लैंड की महिला क्रिकेट टीम के बीच वनडे सीरीज का आगाज आज। T20 सीरीज में ऐतिहासिक जीत दर्ज करने के बाद भारतीय टीम के हौसले बुलंद। और अब बात बिहार में मतदाता पुनरीक्षण अभियान से जुड़ी हुई। बिहार में आगामी मतदाता सूची के लिए जारी SIR अभियान में अब तक 86% से ज्यादा मतदाता जो हैं वो अपने प्रपत्र जमा कर चुके हैं। बचे हुए मतदाताओं से BLO द्वारा व्यक्तिगत रूप से संपर्क किया जाएगा। ये सुनिश्चित करने में कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी कि सभी पात्र मतदाता मसौदा मतदाता सूची में शामिल हों। बिहार में चल रहे विशेष गहन पुनरीक्षण में शेष मतदाताओं के भरे हुए जो गणना प्रपत्र हैं उन्हें इकट्ठा करने के लिए लगभग 1 लाख BLO द्वारा घरों का दौरा जल्द शुरू होने वाला है। BLO उन घरों का फिर से दौरा करेंगे जहां मतदाता पिछले दौरों में अस्थायी रूप से अनुपस्थित रहे थे। बिहार में चल रहे विशेष गहन पुनरीक्षण में भरे हुए गणना प्रपत्र जमा करने की आखिरी तारीख 25 जुलाई है। राज्य के 7,69,69,844 मतदाताओं में से 6,81,67,861 EF या फिर 86% से ज्यादा एकत्रित किए जा चुके हैं। मृत, स्थायी रूप से स्थानांतरित और 1 से अधिक स्थानों पर रजिस्टर्ड लोगों को ध्यान में रखते हुए SIR के EF संग्रह चरण ने बिहार में करीबन 7.9 करोड़ मतदाताओं में से 90% से ज्यादा को ऑलरेडी कवर कर लिया है। केवल 9.16% मतदाता ही 25 जुलाई की समय सीमा से पहले अपने भरे हुए जमा करने के लिए जो EFs हैं वो शेष हैं। ECI नेट के माध्यम से मतदाता अपने EF ऑनलाइन भी भर सकते हैं जहां भी लागू हो। 2003 ER में अपना नाम भी खोज सकते हैं। मतदाता ECI नेट ऐप का उपयोग कर अपने BLO सहित अपने चुनाव अधिकारियों से भी जुड़ सकते हैं। ECI नेट पर फॉर्म अपलोड करने की संख्या में और तेजी आई और आज शाम 6 बजे तक इस प्लेटफॉर्म पर करीबन 6 करोड़ से ज्यादा गणना फॉर्म अपलोड किए जा चुके हैं। और इसी बड़ी खबर पर बात करने के लिए हमारे 2 संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, मधुरेश और ऋषि कुमार। मधुरेश से सबसे पहले बात करेंगे।
मधुरेश, बिहार का पुनरीक्षण अभियान जो है वो इस वक्त अपने चरम पर है और जिस तरह से बिहार सरकार के साथ साथ इलेक्शन कमीशन का भी यही मकसद है कि कोई भी मतदाता छूटे ना। हाँ बिल्कुल, देखिए अब मात्र 10 दिन का वक्त बचा है इस पुनर्निरीक्षण को खत्म होने में और केवल 72 लाख मतदाता ऐसे बचे हैं जिनका पुनरीक्षण का काम जो है वो जिन्होंने अभी तक फॉर्म नहीं भरा है और लगभग प्राप्त 5% के आसपास ऐसे मतदाता हैं जो कि पाए गए हैं या तो मृत हैं या तो यहाँ से मतलब बिहार छोड़ करके चले गए हैं, उनका वोटर आईडी कहीं और है, या फिर ऐसे मतदाता है जिनका वोटर आईडी 2 है, एक बिहार का है, एक कहीं और का भी है। तो ऐसे मतदाताओं की पहचान की गई है और उनका जो नाम है वो अलग हटा दिया गया है। अब जो 1 अगस्त से 30 अगस्त तक अभियान चलाया जाएगा उसमें जितने मतदाता हैं उनके जो फॉर्म भरे गए हैं उनका रीवेरिफिकेशन किया जाएगा बीएलओ के द्वारा। वो उनके घर घर जाकर के देखेंगे कि मतदाताओं की क्या स्थिति है और उसके बाद फिर जो फाइनल लिस्ट है उसका प्रकाशन किया जाएगा। तो जो चुनाव आयोग है वो काफी तेजी से जो एसआईआर है उसका काम कर रहा है और दूसरी तरफ लोगों में भी काफी उत्साह दिख रहा है, लोग भी जागरूक हुए हैं, लोग भी उत्साहित दिख रहे हैं। वो अपना एसआईआर करवाने के लिए खुद से बड़ी संख्या में ऐसे लोग हैं जो एसआईआर जो है वो ऑनलाइन भी कर रहे हैं। तो ये बताता है कि लोग जागरूक हैं और खुद से भी वो करना चाह रहे, एसआईआर का फॉर्म भरना चाह रहे हैं। बिल्कुल। और ऋषि, अगर हम इसमें इलेक्शन कमीशन की बात करें तो ईसीआई नेट जो ऐप है उसका जो डिजिटल तकनीकी गुणवत्ता है उसकी अहम भूमिका रही है इस पूरे पुनरीक्षण अभियान को और गतिशील बनाने में। बिल्कुल, देखिए तकनीकी का उपयोग चुनाव आयोग समय समय पर करता रहा है और अब हम कह सकते हैं कि चुनाव आयोग पूरी तरीके से उन तकनीकी संसाधनों को जनता के बीच में पहुंचाने में सफल हो चुका है, जिससे चुनाव आयोग की जो पारदर्शिता है और जो इसकी जो एफिशिएंसी है, जो उसकी काम करने की क्षमता है, उसको बढ़ाने में बहुत हद तक कामयाब रहा है। हमने देखा है कि इन्हीं इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से, तकनीकी के माध्यम से आयोग ने बहुत से ऐसे समाधान किए हैं जिससे कि अब चाहे वो वोटर लिस्ट का जो वेरिफिकेशन के लिए अब अगर इसी प्रोसेस को देखें तो पहले पिछली बार 2003 में जब ये एसआईआर लागू हुआ था तो उस समय ये तकनीकी नहीं थी और उस समय लोगों के पास और कोई विकल्प नहीं होता था, वो खुद ही जाकर या फिजिकली रूप से प्रेजेंस होकर अपने आपको सूची में शामिल करवाने के लिए उन्हें उपस्थित होना पड़ता था। लेकिन आयोग ने तमाम विकल्प सुझाए हैं। इन विकल्पों में से चाहे वो ऐप के माध्यम से जुड़ने का हो, अब जैसे बहुत सारे लोग हैं जो बिहार में इस समय नहीं है लेकिन उन्हें बिहार जाने की जरूरत नहीं है, इसके लिए चुनाव आयोग ने ऐप जारी किया है। ऐप के माध्यम से अपने इलाके के बीएलओ को वो सर्च कर सकते हैं, उसके नंबर पर अपने जो फॉर्म डाउनलोड करके जो डिटेल है उसको वहां पर अपलोड किया जा सकता है। तो बहुत सारे अन्य जो साधन है तकनीकी के माध्यम से जिनका के उपयोग करके चीजों को और ज्यादा सुगम बनाया जा सकता है, उसका भरपूर उपयोग किया जा रहा है। इस पूरी की पूरी कवायद में हम कह सकते हैं कि चुनाव आयोग अब अपनी सफलता के बहुत करीब है। अब इसमें जो आंकड़े भी जिस तरीके से तस्दीक दे रहे हैं, कल शाम तक के जो आंकड़े हैं वो कहते हैं कि सिर्फ 9% के आसपास ही लोग बचे हैं। बाकी की जो प्रोसेस है वो बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है और इस पूरी प्रोसेस में आंकड़ों के हिसाब से देखें तो अब बीएलओ का घर घर जाने का जो चरण है वो बहुत महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि इसी के माध्यम से समस्याओं का समाधान होगा। और जो आयोग के सामने जिस तरीके से हम कल भी बात कर रहे थे कि जो फर्जी लोग हैं या दूसरे देशों से आए हुए लोग हैं, क्योंकि बीएलओ के पास, जैसे मैं बार बार कहता हूँ, बीएलओ के पास सारी जानकारी होती है, उस इलाके से पूरी तरीके से वाकिफ होता है, कौन कब से रह रहा है, ये सारी जानकारी होती है। तो फिजिकल वेरिफिकेशन बहुत महत्वपूर्ण पड़ाव होगा इस पूरी प्रक्रिया में। बिल्कुल मधुरेश, जिस तरह से ऋषि बता रहे हैं कि बीएलओस की भूमिका इस पूरी मुहिम में अपने आप में काफी अहम हो जाती है, क्योंकि जिस तरह से ग्राउंड लेवल पर काम करना है और कैसे मतदाताओं को इस पुनरीक्षण अभियान से जोड़ना है, वो सामंजस्य बिठाने के लिए बीएलओस का योगदान अहम है। हाँ बिल्कुल, इस पूरे अभियान में बीएलओस की भी तारीफ करनी पड़ेगी कि उन्होंने इतने बड़े चुनाव आयोग के अभियान को सफल बनाने में जो कहते हैं जी जान लगा दिया
ये भी एक तारीफ की बात है। लेकिन इन सब चीजों के बीच में एक जब ये अभियान शुरू हुआ तो ध्यान देने की बात ये थी कि एक बड़ा भ्रम की स्थिति फैलाई गई थी विपक्ष के द्वारा। कई तरह के रूमर्स फैलाए जा रहे थे। तो इन तमाम रूमर्स को चुनाव आयोग ने तो काउंटर किया ही, ग्राउंड लेवल पे जो उनके कार्यकर्ता हैं, जो उनके वर्कर हैं, बीएलओज, उन्होंने भी लोगों को जागरूक किया, घर घर जाकर के बताया कि ये आपके नाम काटने की कवायद नहीं है या किस तरह से आपकी नागरिकता जांचने की कवायद नहीं है। और तमाम तरह के सवाल जो लोगों के जहन में उठ रहे थे इस पूरे अभियान को लेकर के, उन सवालों के जवाब उन्होंने दिए और यही कारण है कि लोगों का उत्साह बढ़ा है। तो अब एक तरफ तो टेक्नोलॉजी है ही, मैं अगर बात करूं, जैसे हमारे साथी बता रहे थे कि 2003 में कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी, तो 2003 में जो मतदाता पुनर्निरीक्षण का काम किया गया था वो महज 30-31 दिनों में पूरा कर गया था, वो भी बिना किसी टेक्नोलॉजी के। और आज के डेट में हमारे पास तो डिजिटल फैसिलिटी भी है और चुनाव आयोग उसका भरपूर उपयोग कर रहा है। चाहे रूमर्स को काउंटर करने की बात हो, चाहे फैक्ट चेक करने की बात हो, चाहे लोगों तक कॉन्टैक्ट बनाने की बात हो, आज की डेट में हर तरीके से चुनाव आयोग जो है वो डिजिटल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहा है और बीएलओज जो है वो भी घर घर जा रहे हैं। और निश्चित रूप से उनका फिजिकल वेरिफिकेशन तो जो चुनाव आयोग का जो मतदाता सूची है उसको सेक्रेट बनाने का सबसे बड़ा साधन उनका फिजिकल वेरिफिकेशन ही है। जी, वहीं ऋषि, एक स्वस्थ लोकतंत्र की परिभाषा होती है फ्री एंड फेयर इलेक्शन, और जिस तरह से बिहार में पुनरीक्षण अभियान चलाया जा रहा है ये इसी बात की तस्दीक करता है कि किस तरह से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया चाहता है कि कोई भी मतदाता, जब हम बात करते हैं लोकतंत्र में अपने सुनिश्चित योगदान की, जो उसका संवैधानिक हक है यानी वोट करने का, उसे छूटे ना। ये तो देखिए, जिस तरीके से संविधान ने चुनाव आयोग को ये अधिकार दिए हैं कि वो फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराने के लिए पूरी तरीके से स्वतंत्र है, और इस पूरी प्रक्रिया में उसके पास इतने अधिकार हैं कि उसको आगे बढ़ाने में अब जो सबसे पहली जो प्रक्रिया शुरू होती है तो वो तो यही होती है कि जो मतदाता हैं उसकी सूची क्या हो, कौन कौन से लोग हैं जो एलिजिबल वोटर हैं। और इन एलिजिबल वोटर के लिए आयोग ने हर संभव प्रयास हमेशा से करता रहा है। एक नारा है चुनाव आयोग का, कोई भी मतदाता ना छूटे, वोटर टर्नआउट बढ़ाना, और 18 वर्ष की आयु के लोगों को पहले सिर्फ वर्ष के अंत में यानी कि वर्ष में 1 तारीख दी जाती थी जिसमें कि वो वोटर लिस्ट में शामिल होते थे। अब उन्हें 2 से 3 से 4 बार का मौका मिल रहा है, यानी कि हर 3 से 4 महीने के अंतराल से एक तारीख दी गई होती है जिसमें कोई भी व्यक्ति अगर 18 वर्ष पूरे कर चुका है तो वो मतदाता सूची में शामिल हो सकता है। तो जो सबसे बड़ी लोकतंत्र की ताकत है कि मतदाता, उसे सहूलियत देना, उसके अधिकार के तहत उसको वोट डालने का जो अधिकार है उसका वो बनाए रखना, और जो सही है। अब इसमें यह भी है कि अगर गलत लोग मतदाता सूची में शामिल होते हैं तो जो सही मतदाता हैं उनके अधिकारों का भी हनन होता है। तो ये जो पूरी की पूरी प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया के माध्यम से चुनाव आयोग ये सुनिश्चित कर रहा है, क्योंकि लोकसभा चुनावों के बाद तमाम तरीके के प्रोपेगेंडा चलाए गए, उसमें आयोग ने कहा कि चूंकि 2003 में ये प्रक्रिया अपनाई गई थी, उन्होंने बिहार से इसे शुरू किया है और इस बात को साफ कहा है कि पूरे देश में इसे लागू किया जाएगा। कोई ये न समझे कि ये सिर्फ बिहार के लिए है, बिहार में चुनाव हो रहे हैं इसलिए कराया जा रहा है। आयोग ने साफ कहा है कि क्योंकि लोकसभा चुनाव के बाद जिस तरीके से परिस्थितियां बनी हैं और ये एसआईआर जैसे कि कहा जा रहा है कि हर 20-22 वर्ष के बाद जरूरी भी हो जाता है, तो ऐसे में इस पूरी प्रोसेस को पूरे देश में भी लागू किया जाएगा और जो मतदाता सूची है उसको एक जिसे बोलते हैं पवित्र या सैक्रेड लिस्ट के तौर पर स्थापित करने में आयोग एक बार फिर से मुस्तैदी से लग जाएगा। अभी फिलहाल ये प्रक्रिया बिहार में चल रही है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया मधुरेश आपका और ऋषि आपका इन तमाम जानकारियों को इस खबर के लिहाज से हमसे साझा करने के लिए। और फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला रहेगा जारी नया सवेरा पर। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील।
LIC लाया है यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान इंडेक्स प्लस। जीवन बीमा पाइए और निफ्टी स्टॉक्स के साथ अपने मार्केट रिटर्न्स को तेजी से बढ़ाइए। इस अट्रैक्टिव कॉम्बिनेशन के साथ अपना कल सुरक्षित कीजिए। सिर्फ 2500 रुपए मंथली प्रीमियम से शुरुआत कीजिए। आज ही LICindia.in पर जाएं। ब्रेक के बाद सभी का स्वागत और अब बात करते हैं आरजीकर रेप और मर्डर केस को लेकर, जहां कलकत्ता हाईकोर्ट में सुनवाई होनी है। तो कलकत्ता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में बलात्कार और हत्या मामले पर आज कलकत्ता हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। केस में दोषी संजय राय ने ट्रायल कोर्ट से आजीवन कारावास की सजा सुनाए जाने के बाद कलकत्ता हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया और बलात्कार और हत्या मामले में आजीवन कारावास से दोष मुक्त करने की गुहार लगाई। खंडपीठ के समक्ष पेश याचिका में राय ने कहा, ये दावा किया कि वो अपराध के लिए दोषी नहीं है, लिहाजा उसे दोष मुक्त किया जाना चाहिए। और इससे पहले राज्य सरकार और सीबीआई दोनों ने हाईकोर्ट में अर्जी दी थी कि राय की सजा को बढ़ाकर मौत की सजा कर दिया जाए। हाईकोर्ट की इसी बेंच ने सीबीआई की अपील को भी स्वीकार किया और इस मामले की सुनवाई भी होगी। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर इस समय चीन की यात्रा पर हैं। मई 2020 में गलवान घाटी में हुई हिंसक झड़प के बाद विदेश मंत्री विदेश की इस पहली चीन यात्रा है ये, और डॉक्टर जयशंकर एससीओ के विदेश मंत्रियों के सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए गए हुए हैं। विदेश मंत्री ने चीन के राष्ट्रपति से मुलाकात की तो एससीओ के मंच पर भारत के पक्ष को बेहद मजबूती के साथ रखा। विदेश मंत्री ने आतंकवाद, अलगाववाद और उग्रवाद से लड़ने के लिए एससीओ देशों को साथ आने की बात कही है। देखते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। एससीओ विदेश मंत्रियों की बैठक में हिस्सा लेने के लिए चीन के दौरे पर गए विदेश मंत्री ने बैठक में तमाम अहम मुद्दों पर बात की। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि हमारे सामने चुनौती है कि हम वैश्विक व्यवस्था को स्थिर करें, विभिन्न आयामों को जोखिम मुक्त करें और उन दीर्घकालिक चुनौतियों का समाधान करें जो हमारे सामूहिक हितों को खतरे में डालती हैं। आतंकवाद पर प्रमुखता से भारत का पक्ष रखते हुए उन्होंने कहा, एससीओ की स्थापना 3 बुराइयों आतंकवाद, अलगाववाद और उग्रवाद से लड़ने के लिए की गई थी। 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम में हुए आतंकी हमले का जिक्र करते हुए विदेश मंत्री ने कहा कि ये हमला जानबूझकर जम्मू और कश्मीर की पर्यटन अर्थव्यवस्था को कमजोर करने और धार्मिक विभाजन पैदा करने के लिए किया गया था। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने एक बयान जारी कर इस निंदनीय आतंकी कृत्य की कड़ी निंदा की और इसके लिए जिम्मेदार लोगों, वित्त पोषकों और प्रायोजकों को जवाबदेह ठहराने और उन्हें न्याय के कटघरे में लाने की जरूरत बताई गई थी। भारत ऐसा ही कर रहा है और आगे भी करता रहेगा। ये जरूरी है कि एससीओ अपने संस्थापक उद्देश्यों पर डटा रहे और इस चुनौती से निपटने के लिए अडिग रुख अपनाए। विदेश मंत्री ने कहा कि अफगानिस्तान लंबे समय से एससीओ के एजेंडे में रहा है। उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय, विशेष रूप से एससीओ सदस्यों को अफगानिस्तान की विकास सहायता के साथ आगे आना चाहिए। भारत अपनी ओर से निश्चित रूप से ऐसा करेगा। विदेश मंत्री ने एससीओ के भीतर सहयोग को गहरा करने के लिए अधिक व्यापार निवेश की जरूरत भी बताई। इससे पहले विदेश मंत्री एस जयशंकर ने चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने भारत चीन द्विपक्षीय संबंधों की प्रगति पर चर्चा की। जयशंकर ने इस मुलाकात के दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से चीनी राष्ट्रपति को शुभकामनाएं दी। एस जयशंकर ने इस मुलाकात के बाद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, आज सुबह बीजिंग में अपने साथी एससीओ विदेश मंत्रियों के साथ ही राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात की। राष्ट्रपति शी को हमारे द्विपक्षीय संबंधों में हाल की प्रगति के बारे में बताया। इस संबंध में हमारे नेताओं के मार्गदर्शन को महत्व देते हैं। मई 2020 में गलवान घाटी में हुई हिंसक झड़प के बाद विदेश मंत्री एस जयशंकर चीन की अपनी पहली यात्रा पर हैं। विदेश मंत्री ने सम्मेलन से इतर कई द्विपक्षीय बैठकें की। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव से मुलाकात की। सर्गेई के साथ मुलाकात की तस्वीरें सोशल मीडिया एक्स पर साझा करते हुए उन्होंने लिखा कि रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव के साथ द्विपक्षीय सहयोग और वैश्विक विकास की समीक्षा की। उन्होंने ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची से मुलाकात की। एस जयशंकर ने मुलाकात की तस्वीरें एक्स पर साझा करते हुए लिखा कि ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची से बातचीत करके अच्छा लगा। ब्यूरो रिपोर्ट,
डीडी न्यूज। और अब बात डिजिटल इंडिया से जुड़ी हुई। केंद्र सरकार की डिजिटल इंडिया पहल का प्रमुख हिस्सा कॉमन सर्विस सेंटर्स यानी CSC के 16वें स्थापना दिवस को आज दिल्ली के यशोभूमि कन्वेंशन सेंटर में मनाया जाएगा। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह इस कार्यक्रम का उद्घाटन करने के साथ साथ CSC दिवस डिजिटल समावेश के 10 वर्ष विषय पर कार्यक्रम को संबोधित भी करेंगे। इस दौरान केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव भी मौजूद रहेंगे। 2006 में शुरू हुआ CSC आज 6.5 लाख से अधिक केंद्रों के साथ दुनिया के सबसे बड़े डिजिटल सेवा नेटवर्क में से एक है। ईरान स्थित भारतीय दूतावास ने ईरान की यात्रा करने वाले भारतीय नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी की। भारतीय दूतावास ने सोशल मीडिया एक्स पर जानकारी दी कि पिछले कई हफ्तों में सुरक्षा संबंधी घटनाक्रमों को देखते हुए भारतीय नागरिकों को सलाह दी जाती है कि वो ईरान के गैर जरूरी यात्रा करने से पहले मौजूदा स्थिति पर ध्यानपूर्वक विचार करें। साथ ही ये भी कहा कि भारतीय नागरिक नवीनतम क्षेत्रीय घटनाक्रमों पर नजर रखें और भारतीय अधिकारियों द्वारा जारी नवीनतम परामर्शों का पालन करें। जो भारतीय नागरिक पहले से ही ईरान में है और वहां से जाने के इच्छुक हैं, वो अभी उपलब्ध व्यावसायिक उड़ान और नौका सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं। भारतीय फिल्म जगत के दिग्गज और विश्व प्रसिद्ध साहित्यकार सत्यजीत रे की पैतृक संपत्ति को लेकर भारत सरकार ने गहरी चिंता जताई और इसे संरक्षित करने के लिए बांग्लादेश सरकार के साथ सहयोग की इच्छा जताई है। सत्यजीत रे की ये पैतृक संपत्ति बांग्लादेश के मेमनसिंह शहर में है। ये संपत्ति सत्यजीत रे के प्रतिष्ठित दादा उपेंद्र किशोर राय चौधरी से जुड़ी रही, जो खुद एक महान साहित्यकार और संदेश पत्रिका के संस्थापक थे। वर्तमान में ये भवन बांग्लादेश सरकार के स्वामित्व में है, लेकिन इसकी हालत बहुत खराब है और इसके ध्वस्तीकरण की प्रक्रिया शुरू की जा चुकी है। भारत सरकार ने इस पर गंभीर खेद व्यक्त किया और कहा कि ये भवन न केवल ऐतिहासिक महत्व का है, बल्कि बांग्ला सांस्कृतिक पुनर्जागरण का प्रतीक भी रहा। ऐसे में इसे ध्वस्त करने के बजाय इसके संरक्षण, मरम्मत और पुनर्निर्माण पर विचार किया जाना चाहिए। भारत सरकार ने प्रस्ताव दिया कि धरोहर को एक साहित्यिक संग्रहालय के रूप में विकसित किया जा सकता है, जो भारत और बांग्लादेश की साझा संस्कृति का प्रतीक बने। इस उद्देश्य के लिए भारत ने हर संभव सहयोग देने की पेशकश की है। और अब बात मौसम और भारी बारिश के अलर्ट को लेकर। हिमाचल में मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों तक भारी बारिश की चेतावनी जारी की। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक आज कई जिलों में भारी बारिश की संभावना है और इसके लिए येलो अलर्ट जारी किया गया। 20 जून से 14 जुलाई तक राज्य में बादल फटने, बाढ़, भूस्खलन सहित अन्य कारणों से 105 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। 184 लोग घायल हुए हैं और अभी भी 35 लोग लापता। 44 लोगों की सड़क हादसे में मौत हुई है। मॉनसून सीजन में अब तक करीब 1235 कच्चे पक्के मकानों, दुकानों को क्षति पहुंची। 798 गौशालाएं भी क्षतिग्रस्त हुई और 953 पालतू पशुओं की मौत हुई है। नुकसान का कुल आंकड़ा 786 करोड़ रुपए तक पहुंच गया। खबर उत्तर प्रदेश से, जहां एक बार फिर भारी से बहुत भारी बारिश का सिलसिला शुरू हुआ है। प्रदेश के पूर्वी हिस्से में 48 घंटों के लिए भारी से बहुत भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया। वहीं आज प्रदेश के पश्चिमी हिस्से में अनेक स्थानों पर बारिश और गरज चमक के साथ बौछारें पड़ सकती हैं। मौसम विभाग के अनुसार आज सोनभद्र, मिर्जापुर, चंदौली और उसके आसपास के इलाकों में भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना है। IMD के मुताबिक उत्तरी राजस्थान के मध्य भाग पर एक दबाव और उत्तरी झारखंड और उससे सटे दक्षिणी बिहार पर एक सुस्पष्ट निम्न दबाव का क्षेत्र बना हुआ है, जिसकी वजह से राजस्थान, पूर्वी और उससे सटे मध्य भारत में अगले 2 से 3 दिनों के दौरान भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना है। उत्तराखंड, हरियाणा, जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में कई जगह गरज के साथ भारी बारिश हो सकती है। मौसम विभाग के अनुसार केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, तटीय आंध्र प्रदेश, रायलसीमा, तेलंगाना और लक्षद्वीप में कई जगहों पर आज से 19 जुलाई तक भारी बारिश की संभावना है। गुजरात, कोंकण, महाराष्ट्र, गोवा और सौराष्ट्र के कई हिस्सों में आज और कल फिर 19 जुलाई को तेज हवाओं के साथ भारी बारिश का अनुमान है। सिक्किम, मध्य प्रदेश, उप हिमालय पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, विदर्भ और ओडिशा के कई हिस्सों में भारी बारिश हो सकती है। आज से 19 जुलाई तक नागालैंड, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, त्रिपुरा, मणिपुर और असम में भी मूसलाधार बारिश का अलर्ट जारी किया गया। मौसम विभाग ने दिल्ली में आज बारिश की आशंका जताई। नोएडा और गुरुग्राम में भी
बारिश हो सकती है। बात मध्य प्रदेश की, जहां के ग्वालियर नदी का जलस्तर बढ़ने पर तिगरा बांध के गेट खोल दिए गए। बांध के 5 दरवाजों को खोल दिया गया। भारी बारिश के बाद नदी का जलस्तर बढ़ गया, जिसको देखते हुए ये कदम उठाया गया। प्रशासन ने इलाके के सभी गांवों को गेट खोलने से पहले सतर्क कर दिया है। पानी एक्चुअली 738.50 हो गया था, तो हमें इसको 738 का लेवल मेंटेन करना है। तो उसके संबंध में इस वाटर लेवल को डाउन करने के लिए 5 गेट आज तिगरा के खोले गए, 2-2 फीट के आसपास, 2-2-2.5 फीट करीब। अगर पानी बढ़ता है तो 2 गेट और हैं, उनको ऑपरेट करेंगे और उससे पानी को निकाल। कम से कम इसके डाउन स्ट्रीम में 12 गाँव अपने हैं, उनको सभी को अलर्ट कर दिया गया। तहसीलदार, पटवारी, RI सबको अलर्ट कर दिया। खबर उत्तर प्रदेश से, जहां के मेरठ जिले के सभी स्कूल और कॉलेज सावन महीने की शिवरात्रि और कांवड़ियों की आवाजाही को देखते हुए 23 जुलाई तक बंद रहेंगे। जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय से यह आदेश जारी हुआ। यह आदेश जिला के CBSE, ICSE से संबंधित शिक्षण संस्थानों और मदरसा बोर्ड के अंतर्गत संचालित विद्यालयों के लिए है। इसके साथ ही सारे डिग्री कॉलेज और तकनीकी संस्थान पर भी यह आदेश लागू होगा। इस दौरान किसी भी विद्यालय के खुले पाए जाने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। कांवड़ मार्ग में भी कई तरह के इंतजाम किए गए हैं। इसी कड़ी में मेरठ के सभी प्रमुख कांवड़ मार्ग पर पुलिस बल की तैनाती के साथ साथ प्रमुख मंदिर क्षेत्र की ड्रोन से निगरानी की जा रही है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR आज अपना 57वां स्थापना दिवस मना रहा है। 1929 में आज ही के दिन इसकी स्थापना हुई थी, जिसका मकसद कृषि, पशुपालन, डेयरी, मत्स्य पालन और इससे जुड़ी तकनीकों में अनुसंधान करना है। क्या कुछ खास उपलब्धियां रही ICAR की, देखिए इस रिपोर्ट के जरिए। देश भर में फैले 113 भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद संस्थानों और 74 कृषि विश्वविद्यालयों के साथ ICAR दुनिया की सबसे बड़ी राष्ट्रीय कृषि प्रणालियों में से एक है। ICAR ने अपने शोध और प्रौद्योगिकी विकास के माध्यम से भारत में हरित क्रांति और उसके बाद कृषि में विकास में बड़ी भूमिका निभाई है, जिससे देश में सन 1950-51 से वर्ष 2024 तक खाद्यान्न उत्पादन में, बागवानी फसलों, मछली उत्पादन और दूध उत्पादन में कई गुना वृद्धि की है। कृषि को तकनीकी से जोड़ने और अनुसंधान से आज भारत चावल में 149.1 मिलियन टन उत्पादन के साथ दुनिया में पहले स्थान पर है और साथ ही चावल का बड़ा निर्यातक देश है। दूध उत्पादन में भी 239.30 मिलियन टन के साथ पहले नंबर पर है और गेहूं, मछली उत्पादन में भारत दुनिया में दूसरे नंबर पर स्थान रखता है। इसी साल हमारा जो फूड ग्रेन प्रोडक्शन है वो आज तक का हाईएस्ट रिकॉर्ड है। पिछले एक साल में हमने 22 मिलियन टन का प्रोडक्शन बढ़ाया है। ऐसे ही हॉर्टिकल्चर का 13 मिलियन टन एक साल में बढ़ा है, वो भी हाईएस्ट है। मिल्क का प्रोडक्शन, एग का प्रोडक्शन, ये सारे अब तक के हाईएस्ट रिकॉर्ड है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की उपलब्धियों की बात करें तो बीजों में धान, गेहूं, बाजरा, दलहन सहित ज्यादा उन्नत किस्में जारी हो चुकी हैं। पशुपालन में गिर गाय, साहिवाल गाय जैसी नस्लों के संरक्षण में बड़ा योगदान है। ICAR ने मत्स्य पालन में कतला, रोहू की बेहतर नस्लें विकसित की हैं। जैव प्रौद्योगिकी में BT कपास, बायो फर्टिलाइजर, किसान सेवाओं में किसान कॉल सेंटर, किसान मोबाइल ऐप और कृषि विज्ञान केंद्रों का मजबूत नेटवर्क स्थापित किया है। कृषि और अनुसंधान के लिए ICAR भारत में 75 से ज्यादा कृषि विश्वविद्यालयों का शैक्षणिक नियंत्रण कर रहा है। ये विश्वविद्यालय कृषि, बागवानी, मत्स्य पालन, पशुपालन, डेयरी साइंस, एग्री इंजीनियरिंग जैसे क्षेत्रों में डिग्रियां प्रदान करते हैं। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का उद्देश्य कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन और संबंधित क्षेत्रों में अनुसंधान, शिक्षा और विस्तार कार्य को बढ़ावा देना है। इसी के साथ उच्च गुणवत्ता वाले बीजों, फसलों, पशु नस्लों और कृषि तकनीक का विकास करना है। ICAR सिर्फ देश में ही नहीं बल्कि वैश्विक स्तर पर अपनी बड़ी भूमिका निभा रहा है। हिंदुस्तान एक कैपेसिटी डेवलपमेंट का हब बन रहा है
जो हम दूसरे जितने भी हमारे दूसरे देश हैं उनके लोग आके यहाँ से सीख रहे हैं, यहाँ पे उनको ट्रेनिंग दी जा रही है। जैसे अभी एक प्रोग्राम माननीय प्रधानमंत्री जी ने शुरू किया था दक्षिण, जो साउथ लर्निंग के लिए ही हुआ था और वो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर के थ्रू चलाया जा रहा है, तो उसमें एग्रीकल्चर एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने जैविक खेती पर जोर दिया है, किसानों और अनाज मंडियों को पीएम किसान ई नाम से जोड़ा है, एग्री कृषि स्टार्टअप्स को बढ़ावा दिया है, ICAR-AI के उपयोग से स्मार्ट खेती तकनीकों पर अनुसंधान कर रहा है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद देश में कृषि किसानों के लिए राष्ट्रीय गौरव है, जिसने भारत को खाद्यान्न उत्पादन, पशुपालन और मत्स्य पालन में आत्मनिर्भर बनाने में बड़ी भूमिका निभाई है। अनुज यादव, DD न्यूज, दिल्ली। और अब बात स्वच्छता की, जिसके क्षेत्र में मध्य प्रदेश ने एक बार फिर रच दिया है इतिहास। स्वच्छता सर्वेक्षण 2024-25 के तहत राज्य के 8 शहरों को विभिन्न श्रेणियों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया जाएगा। आगामी 17 जुलाई को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इन शहरों को सम्मानित करेंगी। इसमें सबसे बड़ा गौरव इंदौर के नाम रहेगा, जिसे सुपर स्वच्छ लीग श्रेणी में लगातार 8वीं बार स्वच्छता का राष्ट्रीय पुरस्कार मिलेगा। देखिए मध्य प्रदेश से हमारे संवाददाता श्रेयस द्विवेदी की ये खास रिपोर्ट। इंदौर सुपर स्वच्छ लीग नामक नई श्रेणी में नंबर 1। स्वच्छता में भोपाल को देश की सर्वश्रेष्ठ राजधानी का खिताब। उज्जैन 3 से 10 लाख की जनसंख्या श्रेणी में देश का सबसे स्वच्छ शहर। पीएम मोदी के स्वच्छता संकल्प को मध्य प्रदेश कर रहा है साकार। स्वच्छता अभियान का प्रतीक बन चुका इंदौर अब इस बार पारंपरिक श्रेणी के अलावा सुपर स्वच्छ लीग नामक नई श्रेणी में भी अव्वल रहा है। इस नई श्रेणी में इंदौर को उसकी दीर्घकालिक उपलब्धियों और भविष्य की संभावनाओं के आधार पर पहला स्थान दिया गया है। वहीं राजधानी भोपाल को इस बार देश की सर्वश्रेष्ठ राजधानी के खिताब से नवाजा गया है। प्राकृतिक सौंदर्य और व्यवस्थित शहरी प्रबंधन के साथ साथ स्वच्छता के क्षेत्र में किए गए कार्यों के चलते यह सम्मान भोपाल को मिला है। महामहिम राष्ट्रपति जी हमारे अपने स्वच्छता शहर में एक बार फिर गौरवान्वित करेगी मध्य प्रदेश के इंदौर को, जो 8वीं बार स्वच्छता रेटिंग में 7 बार इंडिविजुअल रूप से आया है और 8वीं बार एक ऐसी लीग बनी है जिसमें फिर पुराने समय में गौरवान्वित होने वाले नगरों की सूची में भी टॉप किया है। भोपाल फिर एक बार हमारे लिए गौरवान्वित करने वाला मौका दे रहा है। प्राकृतिक खूबसूरती और स्वच्छता तीनों क्षेत्रों में भोपाल देश का आदर्श नगर बन रहा है। स्वच्छता सर्वेक्षण में उज्जैन को 3 से 10 लाख की जनसंख्या वाले शहरों की श्रेणी में देश का सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया गया है। वहीं 20,000 से कम जनसंख्या वाले कस्बों की श्रेणी में बुधनी नगर को पुरस्कार के लिए चुना गया है। इसके अलावा देवास, ग्वालियर, शाहगंज और जबलपुर को भी अलग अलग श्रेणियों में स्वच्छता के लिए सम्मानित किया जाएगा। इस बार स्वच्छ लीग की अवधारणा लागू की गई है, जिसमें पिछले वर्षों में लगातार उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले शहरों को एक अलग लीग में स्थान दिया गया है। इसी के तहत इंदौर को सुपर स्वच्छ लीग का हिस्सा बनाया गया है और वह इसमें भी शीर्ष रहा। हमारे यहाँ स्वच्छता बहुत अच्छी है। सभी को कहीं पे भी चले आओ, इंदौर के किसी भी कोने पे चले आओ, आपको स्वच्छ ही मिलेगा। आजकल लोग कोई कूड़ा उड़ा कहीं नहीं फेंकते, सब प्रॉपर डस्टबिन में डालते। 2024 का निर्णय जारी किया गया है कल, उसमें भोपाल दूसरे स्थान पर है, तो उसके लिए मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। पहले हम नंबर 5 पे थे, पर अब हम नंबर 2 पर हैं, तो मैं चाहूंगी कि भोपाल नंबर 1 पर भी आए। 17 जुलाई को दिल्ली में आयोजित एक भव्य समारोह में राष्ट्रपति मध्य प्रदेश के 8 शहरों को सम्मानित करेंगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इस ऐतिहासिक उपलब्धि पर प्रदेशवासियों को बधाई दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वच्छता संकल्प को मध्य प्रदेश पूरे समर्पण और परिश्रम से साकार कर रहा है। इंदौर और भोपाल की स्वच्छता की दिशा में ऐतिहासिक उपलब्धि पूरे प्रदेश की जनता की मेहनत और जागरूकता का परिणाम है। साफ सफाई और जन भागीदारी का ये मॉडल देश के बाकी शहरों के लिए भी एक मिसाल है। कैमरा पर्सन चंद्रमोहन के साथ श्रेयस द्विवेदी, DD न्यूज, मध्य प्रदेश। और फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के उस पार आकर जानेंगे कि अखबारों की सुर्खियों में क्या कुछ खास रहा। आप देखते रहिए DD न्यूज। सर बेरी पुलाव ट्राई करो, मस्त है। कैसा है? अरे उसको काहे को घूरता है? टिप्स इग्नोर करने का, अपना दिमाग लगाकर ऑर्डर देने का। मार्केट का स्टॉक टिप्स बहुत लोग देता है,
डेंजरस हो सकता है। कंपनी और रिस्क पूरा समझने का, फिर इन्वेस्ट करने का। सोच कर समझ कर इन्वेस्ट कर। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। ब्रेक के बाद सभी का स्वागत और अब बारी है हमारे खास सेगमेंट अखबारों की सुर्खियों की। और स्टूडियो में मौजूद है मेरी सहयोगी भावना। भावना, क्या कुछ समेट कर लाई हैं आप अखबारों से आज हमारे दर्शकों के लिए? विभिन्न क्षेत्रों की खबरें आज हम अपने दर्शकों के लिए समेट के लाए हैं, जिसमें सबसे पहले बात करें अगर मानसून सत्र की, जिसकी शुरुआत 21 जुलाई से होने वाली है, तो इसमें कई महत्वपूर्ण बिल इस मानसून सत्र में लाए जा सकते हैं, जिसमें इस सत्र में कुल 16 विधेयकों के पारित होने की तैयारी में सरकार नजर आ रही है। और इससे जुड़े हैं मणिपुर का एक विधेयक, जन विश्वास का विधेयक, भारतीय प्रबंधन संस्थान से जुड़ा विधेयक, वहीं कराधान निधि से जुड़ा एक विधेयक। ऐसे करीब 8 विधेयक हैं जो जुड़े हुए हैं। और आपको बता दें कि इस सत्र में 16 विधेयक पारित किए जाने हैं, जिसमें लोकसभा और राज्यसभा में लंबे 3-3 विधेयक शामिल हैं। इनमें से 3 लोकसभा द्वारा पारित किए जा चुके हैं, जबकि राज्यसभा की बात करी जाए तो इसमें भी लंबित है, जबकि 3 लोकसभा में पेश किए गए और वहां वो लंबित है। तो ऐसे बात करें तो सरकार पूरी तरीके से मजबूत तरीके से नजर आ रही है कि कौन कौन से बिल इस बार के सेशन में सबके सामने लाए जाने हैं पारित करने के लिए और विचार करने के लिए। इसके बाद बात करेंगे एससीओ बैठक की। एससीओ बैठक में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच मुलाकात हुई है और कड़ा संदेश भारत के द्वारा दिया गया है। एससीओ मंच से आतंकवाद को लेकर कहा है कि आतंकवाद, अलगाववाद और उग्रवाद की चुनौती से सख्ती से निपटने के उद्देश्य से इन सभी ये जो संगठन है उनके देशों को अडग रहना पड़ेगा। और साथ ही साथ उन्होंने बताया कि अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में भारी अव्यवस्था इस समय है, ऐसे में सभी देशों को इस समय साथ लेकर चलना है, क्योंकि आतंकवाद किसी एक देश की समस्या नहीं है। अगर ये जब आती है तो सभी देशों को इसमें मिलकर साथ काम करना चाहिए। तो विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने पहलगाम हमले पर हमने देखा कि किस तरीके से चीन को भी घेरा है। अगली बात करें, धरती पर हो चुका है शुभागमन। जी हाँ, ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला की धरती पर हो चुकी है सफल वापसी। 18 दिन के अंतरिक्ष स्टेशन में बिताए, साथ ही साथ 2 दिन वापस आने को देखें तो 20 दिन की ये जो यात्रा रही है बेहद ही सफल रही है। इनके साथ 3 अंतरिक्ष यात्री और गए थे। ये चारों सकुशल धरती पर वापस लौट आए हैं। इन चारों ने करीब करीब 60 वैज्ञानिक रिसर्च करे हैं। और अगर शुभांशु शुक्ला की बात की जाए तो 7 वैज्ञानिक प्रयोग भारत के लिए किए हैं। और अगर शुभांशु शुक्ला के प्रयोगों की बात की जाए तो गगनयान मिशन के लिए कारगर होगी शुभांशु की ये जो स्टडी जो शुभांशु शुक्ला अंतरिक्ष में कर आए हैं। अब उनका रिहैब फेज चल रहा है जो करीब 1 हफ्ते तक चलेगा। अगली खबर की बात करें, अगली खबर आ रही है भारत अमेरिका व्यापार समझौते से जुड़ी हुई। जी हाँ, व्यापार समझौते पर भारत ने कड़ा रुख करते हुए कहा है कि मांस वाला चारा खा रही गायों के दूध से बने उत्पादों को मजदूरी नहीं देंगे। हम जानते हैं कि अमेरिकी डेयरी आयात पर भारत का मौजूदा टैरिफ चीज़, मक्खन और दूध पाउडर पर 30, 40 और 60% है। और भारत और अमेरिका 2030 तक आपसी व्यापार को $500 अरब तक ले जाने की तैयारी में। लेकिन भारत कड़ा रुख अपनाए हुए है कि अमेरिका जिन गायों को मांस से जुड़ा उत्पाद देती हैं, खाना देती हैं, ऐसे दूध को हम नहीं एक्सेप्ट करेंगे। और ऐसे में अमेरिका ने इसको अनावश्यक व्यापार बाधा बताते हुए विश्व व्यापार संगठन में इस मामले को उठाया है। एक और अच्छी खबर ये आ रही है कि टेस्ला जिस तरीके से भारत में लगातार अपना विस्तार करती हुई नजर आ रही है, टेस्ला की विद्युत चालित कार ने भारतीय बाजार में अब दे दी है दस्तक और इसका नाम रखा गया है वाई। 59.89 लाख रुपए की शुरुआती कीमत के साथ टेस्ला ने ईवी बाजार में अपना कदम रख दिया है भारत में। एक और अच्छी खबर ये आ रही है कि भारत अधिकतम खुदरा मूल्य के नाम पर झांसा अब देना होगा मुश्किल तैयारी कर रही है कि सरकार की अधिकतम खुदरा मूल्य प्रणाली यानी कि MRP में बदलाव लाने की योजना बना रही है। इसका मकसद बेसिकली यही है कि किस तरीके से इस पूरी प्रणाली को पारदर्शी बनाया जाए और जो विक्रेता ठगी करते हैं MRP को लेकर, ऐसे में उनको ये कड़ा संदेश देने की कोशिश कि आप कंज्यूमर को इस तरीके से
बहला फुसला के उनको नहीं फुसला सकते हैं। चलते चलते एक और खबर की बात करेंगे। 3 सालों में 6 लाख गाँव तक पहुँचेगा हाई स्पीड इंटरनेट। हमको पता है कि दूरसंचार सचिव नीरज मित्तल ने ये बात बताई है कि इंटरनेट डेटा की कीमत अगर भारत की देखी जाए तो वो दुनिया के मुकाबले बहुत कम है। यहाँ 1 GB डेटा की कीमत 9 सेंट यानी कि लगभग 7 से 8 रुपए है। वहीं दुनिया की औसत $2.6 लगभग 215 रुपए पर GB है। ऐसे में अब ऑप्टिकल फाइबर्स के मदद से मोबाइल टावर को जोड़ा जाएगा और 3 सालों में ये लक्ष्य रखा गया है कि 6 लाख गांव तक पहुंचेगा भारत का हाई स्पीड इंटरनेट। तो अगर आंचल आज की इन खबरों की बात करें तो अलग अलग क्षेत्रों की ये कुछ खबरें हैं जिन्हें अलग अलग पन्नों में अखबारों में आज जगह मिली है। बहुत बहुत शुक्रिया, इतने कम समय में भावना इतने रोचक तरीके से सभी क्षेत्रों को कवर कर इन खबरों को समेटकर हमारे दर्शकों तक लाने के लिए। और अखबारों के जगत के बाद आइए अब बात करते हैं दुनिया भर से जुड़ी कुछ खास खबरों को लेकर। रूस और यूक्रेन के बीच जारी संघर्ष पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि यूक्रेनी राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की को मॉस्को को निशाना नहीं बनाना चाहिए। ट्रंप से जो ये बयान आया है उसमें रूस के खिलाफ उनके कड़े रुख के ठीक एक दिन बाद ये बयान आया जिसमें यूक्रेन के लिए सैन्य सहायता की एक नई खेप भी शामिल है। इससे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि वो रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से निराश हैं, लेकिन उनका लक्ष्य रूस और यूक्रेन के संघर्ष को हर स्थिति से बाहर निकालने के लिए एक रास्ता खोजना है। अमेरिका ने इंडोनेशिया के 7 व्यापारिक समझौते पर हस्ताक्षर किए। इस व्यापारिक समझौते के तहत अमेरिकी कंपनियों को इंडोनेशिया के बाजार तक टैरिफ मुक्त पहुंच मिलेगी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि उन्होंने इंडोनेशिया के राष्ट्रपति से बातचीत के बाद इस समझौते को अंतिम रूप दिया। ट्रंप ने कहा कि समझौते की सबसे अहम बात यह है कि अमेरिकी कंपनियों को इंडोनेशिया में प्रवेश मिल रहा है जो पहले कभी नहीं मिला था। साथ ही ट्रंप ने कहा कि टैरिफ के माध्यम से उन देशों में पहुंच बना पा रहे हैं जहां पहले पहुंच नहीं थी। अमेरिका के उत्तर पूर्वी हिस्से में आए तूफान के दौरान न्यू जर्सी में बाढ़ का कहर पैदा हो गया। न्यू जर्सी के गवर्नर ने कहा कि बाढ़ से 2 लोगों की मौत हुई है। न्यू जर्सी के गवर्नर ने बर्कले हाइट्स इलाके में तूफान से हुए नुकसान का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि हम स्थिति का आकलन कर रहे हैं। व्हाइट हाउस ने मदद के लिए संपर्क किया। इससे पहले गवर्नर ने अचानक आई बाढ़ और भारी बारिश के कारण आपातकाल की घोषणा की। प्रभावित क्षेत्रों में लोगों की मदद करने के लिए बचाव कर्मी तैनात हैं। अमेरिका के रक्षा मंत्री ने लॉस एंजलिस में तैनात 2000 नेशनल गार्ड्स सैनिकों को हटाने का आदेश दिया। अमेरिका में पिछले दिनों विरोध प्रदर्शन के कारण लॉस एंजलिस में 4000 नेशनल गार्ड सैनिकों को तैनात किया गया था, जिनमें से आधों को हटाया जाएगा। नए आदेश के बाद लगभग 700 मरीन के साथ 2000 नेशनल गार्ड सैनिक शहर में बने रहेंगे। नेशनल गार्ड अमेरिकी सशस्त्र बल का हिस्सा होते, जिन्हें आंतरिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए तैनात किया जाता है। संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों के खिलाफ अपराधों पर यूएन में ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स की एक उच्च स्तरीय बैठक हुई। इस बैठक में शांति सैनिकों के विरुद्ध अपराधों के लिए जवाबदेही को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर जोर दिया गया। बैठक में कानून और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ाने की बात कही गई ताकि शांति सैनिकों पर हमला करने वालों को कड़ी से कड़ी सजा दी जा सके। दिसंबर 2022 में ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स की शुरुआत हुई थी। खबर नेपाल से, जहां के ऊर्जा मंत्री दीपक खडका ने ऊर्जा क्षेत्र से जुड़े नए विधेयकों को लेकर निजी क्षेत्र से घबराने के बजाय भरोसा बनाए रखने की अपील की है। IPPAN कार्यक्रम को संबोधित करते हुए ऊर्जा मंत्री ने कहा, सभी विधेयक राष्ट्रीय हित को ध्यान में रखते हुए तैयार किए जा रहे हैं। सभी ऊर्जा परियोजनाओं के IPO को और पावर परचेज अग्रीमेंट में निर्धारित वाणिज्य संचालन तिथि जैसे मुद्दों को सुलझाने के लिए एक समिति बनाई गई है। ये समिति परियोजनाओं की स्थिति के अनुसार निर्णय लेगी। मंत्री के अनुसार नेपाल सरकार ने 28,500 मेगावाट विद्युत उत्पादन का रोड मैप तैयार किया, जिससे लाखों लोगों को रोजगार मिलने की संभावना है। कार्यक्रम के दौरान नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा ने भी निजी क्षेत्र की भूमिका की सराहना की है। नेपाल के सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए विवाहित महिला को भी अपने पिता की संपत्ति में बराबर का अधिकार देने की बात कही। हालांकि ये कानून नेपाल के नए संविधान के जारी होने के दिन से लागू करने के फैसले को लेकर सुनाया गया। पिता की संपत्ति पर अधिकार मांगने के मामले में सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नेपाल का संविधान जारी होने के दिन से ही वो कानून लागू किया जाए जिसमें पिता की संपत्ति पर विवाहित बेटियों को बराबर का अधिकार देने की बात का उल्लेख है।
5 जजों में से 3 जजों ने बहुमत से यह फैसला सुनाया कि सरकार का यह कानून संविधान जारी होने के दिन से लागू किया जाए, जबकि 2 जजों का मत ये भी था कि पिता की संपत्ति पर सभी बेटियों का बराबर का अधिकार होना चाहिए। इसमें संविधान में दिन, तारीख के साल नहीं लिखा, तो इसमें विवाहित या अविवाहित नहीं देखना चाहिए। और आइए अब देखते हैं खबरें खेल जगत से, हमारे फेवरेट सेगमेंट स्पोर्ट्स ट्रैक से। बात क्रिकेट की। भारत और इंग्लैंड की महिला क्रिकेट टीमों के बीच वनडे सीरीज का आगाज आज से। सीरीज का पहला मैच साउथहैम्पटन में खेला जाएगा। टी20 सीरीज में ऐतिहासिक जीत दर्ज करने के बाद भारतीय टीम की नजर अब वनडे सीरीज जीतने पर। इससे पहले खेली गई 5 मैच की टी20 सीरीज को भारतीय टीम ने 3-2 से अपने नाम किया। इंग्लैंड के तेज गेंदबाज जोफ्रा आर्चर का कहना है कि वो भारत के खिलाफ टेस्ट सीरीज के आखिरी 2 टेस्ट में खेल सकते हैं। लॉर्ड्स टेस्ट में आर्चर ने लंबे समय बाद वापसी की थी। मैच में उनका शानदार प्रदर्शन देखने को मिला था। उन्होंने मैच में अपनी तीसरी गेंद पर विकेट हासिल किया। भारत की दूसरी पारी में आर्चर ने 3 विकेट लिए और इंग्लैंड 192 रन की रक्षा करने में कामयाब रहा। आर्चर चोट के कारण 4 साल से ज्यादा टेस्ट क्रिकेट से दूर रहे। सीरीज का चौथा टेस्ट ओल्ड ट्रैफर्ड में 23 जुलाई से खेला जाएगा। ब्रिटेन के किंग चार्ल्स ने लंदन स्थित सेंट जेम्स पैलेस में भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम और भारत की महिला क्रिकेट टीम से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान टीम के खिलाड़ियों ने किंग चार्ल्स के साथ पिछले मुकाबले से जुड़े अपने अनुभव साझा किए। भारत की पुरुष और महिला क्रिकेट टीम इन दिनों इंग्लैंड दौरे पर है। शुभमन गिल की अगुवाई में भारतीय टीम 5 मैचों की टेस्ट सीरीज खेल रही है। वहीं हरमनप्रीत कौर की अगुवाई वाली महिला टीम की अगर बात करें तो 3 मैच की वनडे सीरीज वो खेल रही है। किंग चार्ल्स से मुलाकात पर टीम इंडिया के कप्तान शुभमन गिल ने खुशी जाहिर की है। It was amazing. I think he was very kind and generous to be able to call us here, and it was a pleasure meeting the king, and we had some really good conversations. He did tell us that the way our last batsman got out was quite unfortunate, the ball rolling on the stumps, and he was just asking us how did we feel after that, and we told him it was an unfortunate match for us, could have gone either ways, but hopefully we'll have better luck in the next both the next games. जापान ओपन बैडमिंटन प्रतियोगिता में आज 2 बार की ओलंपिक मेडलिस्ट पीवी सिंधु, लक्ष्य सेन और सात्विक साईराज चिराग शेट्टी की जोड़ी अपने अभियान की शुरुआत करने वाली है। पहले दौर में पीवी सिंधु का सामना जापान की सिम यूजिन से, वहीं लक्ष्य सेन पहले दौर में चीन के वांग वी से भिड़ेंगे। चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज की जोड़ी का पहले दौर में दक्षिण कोरियाई जोड़ी से होना है सामना। इटली में 2026 में होने वाले विंटर ओलंपिक के आयोजकों ने एथलीट्स को दिए जाने वाले मेडल्स को प्रदर्शित किया। इन पर एक तरफ ओलंपिक के रिंग्स बनाए गए हैं, वहीं दूसरी तरफ इवेंट्स और आयोजन स्थल से जुड़ी जानकारी को दी है। पैरालंपिक के पदकों के लिए ऐसा ही डिजाइन इस्तेमाल किया गया। विंटर गेम्स में कल 245 स्वर्ण, 245 रजत और 245 कांस्य पदक दिए जाएंगे। पैरालंपिक में हर कैटेगरी में 137 पदक दिए जाएंगे। सैंड आर्टिस्ट यानी रेत से कलाकारी करने वालों की लक्ष्य खबर। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय ने भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को डिजिटल शिक्षा से जोड़ने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए सैंड आर्ट पर 2 ऑनलाइन पाठ्यक्रम शुरू किए हैं। ये पाठ्यक्रम विश्व प्रसिद्ध सैंड आर्टिस्ट और पद्मश्री सम्मानित सुदर्शन पटनायक के सहयोग से स्वयं प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध होंगे। इन पाठ्यक्रमों के नाम इंट्रोडक्शन टू सैंड आर्ट और प्रिंसिपल एंड फॉर्मेट्स ऑफ सैंड आर्ट है। इन दोनों पाठ्यक्रमों को खुद सुदर्शन पटनायक ने तैयार किया। उनसे खास बात की हमारे संवाददाता मुकेश शुक्ला ने। सैंड आर्ट की दुनिया में अपने नाम का डंका बजा चुके सुदर्शन पटनायक, जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है और उनको पद्मश्री अवार्ड से भी नवाजा गया है, अब वो एक नए रोल में आपको दिखाई देंगे। जी हाँ, हम सीधे चलेंगे सुदर्शन पटनायक जी से, जानेंगे क्या होगा इनका नया रोल और क्या वो नया एजुकेशन पॉइंट लेके आए बच्चों के लिए जो उनके चेहरे पर मुस्कुराहट लौटाएगा। किस तरह से एक नया आप जो एजुकेशन पॉलिसी ला रहे हैं इग्नू के साथ, जो आपका टाइप है, क्या है वो पूरा का पूरा एजुकेशन प्लान? नहीं, मैं तो कृतज्ञता ज्ञापन करूंगा ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी का, जिनने की एक नया जो एजुकेशन पॉलिसी आया उसके वजूद कि हमारा भारत में हर कोने में जो क्रिएटिव फॉर्म्स है वो आगे आ सकता है, और उसकी वजह से ही आज जो इग्नू की तरफ से जो स्वयं प्लेटफॉर्म है उस प्लेटफॉर्म के थ्रू ऑनलाइन के माध्यम से
सारे वर्ल्ड में किसी भी कोने में सैंड आर्ट को सीख सकते हैं। मैं सोचता हूँ सैंड आर्ट तो दुनिया भर में था, बट पूरी जगन्नाथ धाम से ही, उड़ीसा से शुरू हुआ था। आज वो कला को, रेत की जो कला है, सैंड आर्ट बोलते हैं, तो वो आज एक एजुकेशन फॉर्मेट पे आया है। 6 महीना का एक कोर्स होगा और उसमें ऑनलाइन के माध्यम से हम पूरा इस कोर्स के थ्रू हम दिखाएंगे कि इस तरीके से सैंड आर्ट का, इसका थ्योरी भी बन रहा है, प्रैक्टिकल भी है। इसका पूरा कोर्स का डिज़ाइन हमने किया हुआ है। उसके साथ जो इग्नो की तरफ से एक एक्सपर्ट कमेटी किया गया है, वो इसको देख रहे हैं और इसको वेरीफाई किए हैं। आज इग्नो के जो वाइस चांसलर है उनने लंच किया हुआ है और ये एक बहुत खुशी की दिन है हम सब लोग के लिए, क्योंकि सैंड आर्ट को एक एजुकेशन फॉर्मेट में लाया गया है। सारा विश्व भी देखेगा कि विश्व में इतना सैंड आर्ट पॉपुलर है, इतना वर्ल्ड चैंपियनशिप होता है, यूएस ओपन होता है, बट उसका एजुकेशन कहाँ पे नहीं हुआ था। ये पहले बार भारत में हुआ है। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन और इग्नो यूनिवर्सिटी की तरफ से एक बहुत बड़ा हम लोग के लिए, आज एन आर्टिस्ट के लिए एक बहुत बड़ा उपहार है। कैमरामैन आशीष के साथ मैं मुकेश शुक्ला, डीडी न्यूज़ दिल्ली। और नया सवेरा में बात कर लेते हैं मौसम से जुड़ी हुई। मौसम की बात किया जाए, बारिश को लेकर उत्तर भारत में कई जगह पर अलर्ट जारी किया गया। खास तौर पर अगर देखा जाए तो मध्य प्रदेश, विदर्भ और अगर बात की जाए पूर्वोत्तर राज्यों की, तो यहाँ पर भारी बारिश की संभावना जताई गई है। वहीं अगर बात की जाए दक्षिणी राज्यों की, तो वहाँ पर भी बारिश को लेकर अलर्ट है और किस तरह से वहाँ पर भी कई इलाकों में भारी बारिश होने की संभावना जताई गई है। वहीं अगर गुजरात और बात करते हैं हम त्रिपुरा की, तो इन जगहों पर भी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। और आइए अब देखते हैं कि तमाम अलग अलग राज्यों में न्यूनतम और अधिकतम तापमान क्या है आपके शहर में। और नया सवेरा में वक्त हो चला है कि हम आपसे विदा लें, लेकिन जाने से पहले आपको छोड़ जाते हैं मथुरा में भाजपा सांसद और अभिनेत्री हेमा मालिनी के शानदार नृत्य प्रस्तुति के साथ। आप इस प्रस्तुति का लीजिए आनंद। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। Get the